आप सब जानते हैं कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इस वक्त कायनात में काम करने वाला सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। कुछ टाइम पहले इस टेलीस्कोप ने बहुत बड़ी चीज को फाइंड किया। आखिर ये चीज है क्या, इसका साइज कितना बड़ा है और साइंसदान इसको देखकर हैरान क्यों हुए, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जिस चीज को फाइंड किया, इसका साइज हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। इस चीज का नाम है अल्कायोनस। ये एक गैलेक्सी है जो कायनात में आज तक डिस्कवर होने वाली सबसे बड़ी गैलेक्सी है। ये एक रेडियो गैलेक्सी है। रेडियो गैलेक्सी ऐसी गैलेक्सी होती है जिसके सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। जैसे ही कोई मैटर ब्लैक होल के अंदर गिरता है तो इसके अंदर से दो रेडियो जेट्स की शक्ल में बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। ये रेडियो जेट्स गैलेक्सी के सेंटर से मुख्तलिफ सिमर से निकलती हैं। इस चीज को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। ये बात आप जान लें कि रेडियो गैलेक्सी बहुत ज्यादा रेयर होती है। इनकी फॉर्मेशन बहुत ज्यादा लो डेंसिटी में होती है। इनकी लेंथ 2.3 मिलियन लाइट ईयर होती है। साइंसदान इस गैलेक्सी को स्टडी कर रहे हैं ताकि इसके अंदर से निकलने वाली रेडियो जेट्स के बारे में जान सकें। ये आज तक डिस्कवर होने वाली सबसे बड़ी गैलेक्सी है। इसको एक PhD स्टूडेंट मार्क और उसकी टीम ने डिस्कवर किया है। इस डिस्कवरी ने रेडियो गैलेक्सी के बारे में बहुत से आइडियाज को गलत साबित कर दिया। यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये गैलेक्सी है क्या। इस डिस्कवरी को दो प्लाज्मा फ्यूम्स की मदद से कैप्चर किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि साइंसदानों ने आज तक इतनी बड़ी गैलेक्सी नहीं देखी। इस गैलेक्सी का साइज क्या है, इसके बारे में जानने से पहले आप ये जान लें कि साइंसदान कायनात में बड़ी चीजों या किसी भी चीज के साइज को कैसे मेजर करते हैं। असल में जमीन से इन चीजों के साइज को एक पर्सपेक्टिव से कैप्चर किया जाता है जिसमें वो सिर्फ एक गैलेक्सी की लेंथ को ही जान सकते हैं। और साइंसदान हमेशा उन चीजों के साइज का लो एस्टिमेट लगाते हैं, लेकिन जब इस गैलेक्सी का लो एस्टिमेट लगाया गया तो साइंसदानों के होश उड़ गए। इस गैलेक्सी की लंबाई 16 मिलियन लाइट ईयर है। ये साइज इतना बड़ा है कि हमारी गैलेक्सी जैसी 100 गैलेक्सीज इसके अंदर आसानी से आ जाएंगी। साइंसदान अब तक 1000 रेडियो गैलेक्सीज को फाइंड कर चुके हैं और उनमें सिर्फ 10 गैलेक्सीज ही ऐसी हैं जिनका साइज 10 मिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है। इस गैलेक्सी के बारे में दूसरा डेटा लोफर टेलीस्कोप से लिया गया। इस टेलीस्कोप ने इस गैलेक्सी को 60 से 90 रेजोल्यूशन पर कैप्चर किया। इस डेटा से साइंसदानों ने रेडियो गैलेक्सी से एक सेंसिटिव डोमेन को कैलकुलेट किया। कॉस्मिक डिस्टेंस के लिहाज से, यानी हमारी कायनात कितनी बड़ी है, उसके साइज के हिसाब से ये गैलेक्सी हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। ये गैलेक्सी हमारी जमीन से 3 अरब लाइट ईयर दूर मौजूद है। साइंसदानों ने कहा कि हमें लगता है कि जमीन से चांद हमें जितना बड़ा दिखाई देता है, जमीन से हमें ये भी चांद जितनी बड़ी दिखाई देती है। इस गैलेक्सी की डिस्कवरी से साइंसदान बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि इस गैलेक्सी से साइंसदान कॉस्मिक वेब के सबसे मुश्किल फिलामेंट को समझने की कोशिश करेंगे। कॉस्मिक वेब कायनात का बढ़ता हुआ हिस्सा है जो नोड्स के नेटवर्क की तरह नजर आता है। नोड्स के नेटवर्क को फिलामेंट और क्लस्टर कहा जाता है। एक गैलेक्सी फिलामेंट और क्लस्टर को स्टडी करना बहुत मुश्किल काम है। इससे भी ज्यादा मुश्किल किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद मीडियम को फाइंड करना है। साइंसदानों को यकीन है कि एक दिन अल्कायोनस गैलेक्सी में मौजूद मीडियम अल्लाह के हुक्म से बदल जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक इस गैलेक्सी में बहुत ज्यादा फिलामेंट हैं जो इस गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद चीज के अंदर से गुजरते हैं। ऐसा मिल्की वे गैलेक्सी के साथ भी होता है। कायनात में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। बहुत सालों से साइंसदानों को इस बात पर यकीन है कि रेडियो गैलेक्सी के प्लूम्स की शेप और प्रेशर फिलामेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा मुतासर होता है। इस गैलेक्सी की डिस्कवरी से पहले साइंसदानों को इस तरह की चीजों की कोई मिसाल नहीं मिली थी। उनका कहना है कि इस गैलेक्सी के प्लूम्स इतने ज्यादा बड़े और रेयर हैं कि इनके आसपास कोई भी मीडियम अपनी ग्रेविटी की वजह से इन्हें आसानी से मोल्ड कर सकता है। यहाँ एक सवाल आता है, अल्कायोनस गैलेक्सी का साइज इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इसके बारे में कुछ साइंसदानों ने थ्योरीज दी हैं। जिन साइंसदानों ने इस गैलेक्सी को डिस्कवर किया है उनका इस बात पर यकीन है कि ये गैलेक्सी किसी बहुत बड़े ब्लैक होल की वजह से बनी है, लेकिन ये बात 100% कंफर्म नहीं है कि ये गैलेक्सी किसी ब्लैक होल की वजह से ही बनी है। अभी तक किसी को सही से नहीं पता चल सका कि ये गैलेक्सी कैसे बनी।
लेकिन इस गैलेक्सी के साइज ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। इसके बाद बात करते हैं इस तस्वीर की। जैसे कि आपको पता है कि सितारों के मून्स होते हैं जो उसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जमीन का एक चांद है, जुपिटर और सैटर्न के भी एक से ज्यादा चांद हैं, लेकिन किसी भी मून के साथ एस्टेरॉयड का होना बहुत ज्यादा रेयर है। एक अंदाजे के मुताबिक 1.1 मिलियन एस्टेरॉयड्स में से सिर्फ 150 एस्टेरॉयड्स किसी न किसी चांद का हिस्सा हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले साइंसदानों ने एक ऐसा एस्टेरॉयड फाइंड किया जिसके 3 चांद हैं। इस एस्टेरॉयड का नाम इलेक्ट्रा है। इलेक्ट्रा के पास एक नहीं बल्कि 3 चांद को डिस्कवर किया गया है। इस एस्टेरॉयड को पहले 19वीं सदी में देखा गया था, लेकिन इसके पास 3 मून हैं। इनके बारे में साइंसदानों को अब पता चला है। 1873 में 160 मीटर लंबा एस्टेरॉयड डिस्कवर हुआ था जो मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा था। उस एस्टेरॉयड के पहले मून को एक सदी के बाद यानी 2003 में फाइंड किया गया और इसके दूसरे मून को 2014 में फाइंड किया गया। इस डिस्कवरी से साइंसदान को पता चला कि सितारों के अलावा भी एस्टेरॉयड के कितने मून्स हो सकते हैं और इन्हें कैसे फाइंड किया जा सकता है। इलेक्ट्रा का पहला मून इसे 1300 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट कर रहा था और इस चांद का साइज 600 किलोमीटर लंबा था। दूसरे चांद का साइज 200 किलोमीटर है और ये उस एस्टेरॉयड को 500 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट कर रहा है। अब ये तीसरा चांद डिस्कवर हुआ है, वो बाकी दोनों चांद से साइज में छोटा है। इसका साइज 1.6 किलोमीटर है। इसे फाइंड करना साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक तो इस एस्टेरॉयड का साइज बहुत छोटा है और ऊपर से ये बहुत कम रोशन है, जिसकी वजह से इसे देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस चांद को पहले से मौजूद डेटा में मॉडर्न टेक्निक के जरिए फाइंड किया गया। इसका मतलब है कि यह चांद डेटा में मौजूद था, लेकिन हमने उसे लेट फाइंड किया। लेकिन 2005 तक जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता था उनमें ये चांद साइंटिस्ट को दिखाई नहीं देता। साइंसदान अभी भी इन तीनों चांद को स्टडी कर रहे हैं। अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरह ये चारों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ना ही साइंसदान ये जान सके हैं कि इस तरह का अमल हमारे सोलर सिस्टम में और कहां हो रहा है। ऐसा हो सकता है ये तीनों मून उस तरह बने हों जिस तरह हमारी जमीन का चांद बना था। ये वाकई में कमाल की डिस्कवरी है। इस कायनात में हर चीज अल्लाह के हुक्म से बनती है और अल्लाह के हुक्म से तबाह होती है। अल्लाह की इस अजीम कायनात में ऐसे राज छुपे हैं जिनको जानने के बाद दिल अल्लाह अकबर कहता है। इसके बाद बात करते हैं, जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन स्टार्स की हकीकत जानने की कोशिश की है? आसमान में इतने स्टार्स हैं कि मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है जो रात को आसमान में बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब आप मगरिब के बाद या मई के आखिर पर मगरिब वाली साइड पर आसमान की तरफ देखोगे तो एक स्टार आपको बहुत ज्यादा रोशन दिखाई देगा। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान का सबसे रोशन स्टार है और ये बहुत ज्यादा बड़ा है, जो चांद के सामने दिखाई देता है। असल में ये कोई स्टार नहीं है बल्कि एक सितारा है, जिसे जहन्नमी सितारा भी कहते हैं। इसका नाम वीनस है, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा और जमीन का करीबी सितारा है। साइंसदानों की एक तहकीक के मुताबिक करोड़ों साल पहले इस सितारे पर समुंदर और जंगलात मौजूद थे और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी जो सूरज से आने वाली सोलर वीनस को वीनस तक आने नहीं देती थी। लेकिन कुछ साइंसदानों के मुताबिक वीनस का एक चांद था जो इससे टकरा गया, जिससे वीनस की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। सोलर विंड सीधी जमीन तक आने लगी, जिससे वीनस का पानी भाप बनकर उड़ गया और अब वहां लावे का समुंदर और तेजाब की बारिश होती है, जिससे वीनस बहुत ज्यादा खौफनाक सितारा बन जाता है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सितारा है। इसका टेम्परेचर 464 डिग्री है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों है? आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि ये सितारा सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है। असल में हैबिटेबल जोन के 3 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिड पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट। वीनस हैबिटेबल जोन के स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद है, जमीन मिड पॉइंट पर मौजूद है और मार्स सूरज के हैबिटेबल जोन के आखिरी पॉइंट पर मौजूद है। लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सितारों से बहुत ज्यादा है। असल में इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है। ये इतना ज्यादा डेंस है कि इसके अंदर हला से या जमीन से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ बहुत ज्यादा गहराई में घने बादल मौजूद हैं, जिन्होंने वीनस की सरफेस को पूरी तरह से ढका हुआ है। इसीलिए नासा ने इसकी सरफेस के बारे में जानने के लिए
लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसका एक 3D मैप बनाया। और ये वो वक्त था जब इंसान पहली बार घने बादलों के नीचे वीनस की सरफेस को देख रहा था, जिसे पता चला कि यहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं है। यहाँ चारों तरफ वोल्केनोस मौजूद थे जिनसे लावा निकल रहा था और यहाँ पर अर्थक्वेक्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, जिससे वीनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। इसी इफेक्ट की वजह से सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आती है लेकिन इसे बाहर नहीं जा पाती और ये अमल कई करोड़ों सालों से हो रहा है, जिसकी वजह से वीनस के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी जमा हो चुकी है कि इसका टेम्परेचर 464 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे ये सियारा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा बन जाता है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अगर आप वहां जाकर रहोगे तो आप जल जाओगे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस सियारे पर सूरज मगरिब से निकलता है। असल में हमारे सोलर सिस्टम में सभी सियारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसकी वजह से सभी सियारों पर सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में ग्रुप होता है, लेकिन वीनस उल्टी डायरेक्शन में घूमता है, जिसकी वजह से साइंसदानों के मुताबिक यहाँ सूरज मगरिब से निकलता है। यहाँ पर एक पहाड़ मौजूद है जिसका साइज माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ हर तरफ लावे की नदियां बहती हैं और तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से इसे जहन्नमी सियारे का नाम दिया गया है, जिसको आसमान में देखा जा सकता है। मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।